अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अज़ीम अहमद ख़ान और हम फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं महा टीटी 2024 और सीटेट दिसंबर 2024 की सीरीज़ को लेकर। इसमें कॉमन मिनिमम जो कंटेंट है जो दोनों के लिए मुश्तरका है, उन चीज़ों को लेकर हम आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हो रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग चैनल पर नए हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप सभी को वक्त पर मिल जाए, और उन तमाम तलबा तालिबात तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें जो महा टीटी और सीटेट के एग्ज़ाम फॉर्म में अपीयर हो रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। आइए चलिए, अस्सलाम वालेकुम। आज हम महा टीटी और सीटेट में ख़ास तौर पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेंगे जो 20 सवाल ज़बान की आमोजिश और इख्तिताब इस सबक के ऊपर हैं, और मज़ीद 30 सवाल हैं जो उर्दू के ऊपर हैं। वन बाय वन इंशाल्लाह हम उन चीज़ों को देखेंगे और साथ ही साथ डिस्कस भी करते चलेंगे। टाइम ज़ाया किए बगैर हम आगे बढ़ते हैं। फ़र्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ज़बान की तदरीस के लिए बुनियादी मकसद क्या होता है? बताइए, ज़बान की तदरीस के लिए बुनियादी मकसद क्या होता है? ऑप्शन ए है क़वाइद का इल्म देना, बी है अल्फाज का ज़ख़ीरा बढ़ाना, सी है राब्ते की महारत पैदा करना, और चौथा है तलफ़्फ़ुज़ बेहतर बनाना। क्या हो सकता है जी? राब्ते की महारत पैदा करना। सर सी ही होगा। ओके, सही जवाब है आपका सी। ज़बान किसी भी लैंग्वेज में के अंदर बुनियादी जो मकसद यही है कि बच्चे के अंदर कम्युनिकेशन स्किल पैदा हो, बच्चे के अंदर महारत रिलेशनशिप की पैदा हो, बच्चे के अंदर राब्ते की महारत पैदा करो। ठीक है। सवाल नंबर 2 है आपके सामने, ज़बान सीखने के कुदरती तरीक़े को क्या कहते हैं? फ़ितरी तरीक़ा। कुदरती से मुराद यहाँ पर फ़ितरी तरीक़ा कौन सा है? ग्रामर, तर्जुमे का तरीक़ा, डायरेक्ट तरीक़ा, समय बसरी तरीक़ा या मुतअम्मद तरीक़ा? समय बसरी। समय बसरी। समय बसरी। समय बसरी। समय बसरी पढ़ने से पहले सवाल भी पढ़ लीजिए। ज़बान सीखने के कुदरती तरीक़े को क्या कहते हैं? डायरेक्ट तरीका बोलेंगे सर। जी, वो समय बसरी क्यों कह रहे हैं, समझ में नहीं आया मुझे। समय बसरी क्यों कहा आप लोगों ने, कोई वजाहत दे? डायरेक्ट तरीका है, डायरेक्ट। जी, ज़बान सीखने के तरीक़े में ख़ास तौर पे याद रखिए कि जो आम तौर पर हम बार बार हम इक्तिसाब के ऊपर तवज्जो दिलाते रहते हैं आपको। ठीक है, जो भी ज़बान हम इक्तिसाब के ज़रिए सीखते हैं, यानी फ़ितरी माहौल में सीखते हैं, कुदरती माहौल में सीखते हैं, वो हम मादरी ज़बान को सीखते हैं, पहली ज़ुबान को हम सीखते हैं। ठीक है, और वो जो फ़ितरी तरीक़े से सीखी जा रही है, जो कुदरती तरीक़े से सीखी जा रही है, वही तो रास्त सीखी जा रही है। डायरेक्ट की जगह पर आपको रास्त भी ऑप्शन आ सकता है, रेल इफ़रा सीन दे रास्त। ज़बान तदरीस के तरीक़े आएगा आगे एक सबक, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि ज़बान के तरीक़े तदरीस में एक रास्त तरीक़ा है, ग्रामर तर्जुमे का तरीक़ा भी उसके अंदर मौजूद है। 2 तरीक़े हैं इसमें, ए और बी। ग्रामर तर्जुमे का तरीक़ा सेकंड लैंग्वेज के लिए यूज़ होता है, दूसरी ज़बान के लिए। रास्त तरीक़ा क्या है, समझ में आया क्या? जहाँ पर बच्चे को बग़ैर किसी ट्रांसलेशन के हदफ ज़ुबान यानी टारगेट लैंग्वेज में डायरेक्ट बात की जाती है। मिसाल के तौर पे उर्दू ज़ुबान सीखने की ज़रूरत नहीं होती हमें, हम डायरेक्टली उसमें कम्युनिकेशन बच्चे को प्री प्राइमरी स्कूल में उर्दू ज़ुबान का उर्दू स्कूल है तो हम डायरेक्ट बच्चे से रास्त कम्युनिकेशन करते हैं। उसको ग्रामर क़वाइद नहीं पढ़ाते, उसको समय बसरी आलात नहीं बताते, उसको डायरेक्ट बात करते हैं। इसी तरह इंग्लिश मीडियम की अगर मैं मिसाल दूँ तो अगर आपको इंग्लिश ज़ुबान सीखनी है, इंग्लिश मीडियम में बच्चे को डालिए, वो आपको एप्पल यानी सेब या फिर मैंगो यानी आम ऐसा पढ़ाते हैं कि इंग्लिश स्कूल में नहीं पढ़ाते वैसे। कैसे पढ़ाते हैं फिर? डायरेक्ट, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। उसी को रास्त मेथड कहते हैं, उसी को रास्त तरीक़ा कहते हैं, डायरेक्ट मेथड कहते हैं। समझ में आया जी? चलिए, बी सेकंड ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, इब्तिदाई क्लासेस में यानी प्री प्राइमरी स्कूल के क्लासों में ज़बान की तदरीस के लिए कौन सा तरीक़ा सबसे ज़्यादा मौसर है? बेस्ट तरीक़ा कौन सा है प्री प्राइमरी स्टेजेस? कहानी सुनाना।
ऑप्शन ए कहानी है सुनाना। कहानी सुनाना, मजमून लिखवाना, कवायद की तदरीस और डिक्शनरी का इस्तेमाल। ए कहानी सुनाना। जी, कहानी सुनाना सही जवाब है। प्री प्राइमरी स्टेजेस पे कहानी के ज़रिए ही आप तदरीस को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं। नेक्स्ट है सवाल, दो लिसानी बच्चों को ज़बान सिखाने के दौरान किन मुश्किलात का सामना होता है? दो लिसानी, दो ज़बानें, या फिर आपको ज़ुल लिसानी भी आ सकता है, ज़ाल वाव वाला भी आ सकता है, जहाँ पर आप दो ज़ुबानों को दो ज़ुबान बच्चों को सिखा रहे हैं। ठीक है, या बच्चा दो ज़ुबानें एक साथ सीख रहा है, उर्दू भी सीखता है वो और दूसरी ज़ुबान भी सीखता है। ऐसे में आपको तदरीस के समय कौन सी मुश्किलात आते हैं? अल्फाज की कमी, तलफ़्फ़ुज़ की दुश्वारी, क़वायद का गलत इस्तेमाल, या जुमलों की तरतीब में बच्चा मुश्किल महसूस करता है सिखाने के लिए? जुमलों की तरतीब में मुश्किल, जुमलों की तरतीब, अल्फाज की कमी होगी सर, दोनों अल्फाज उसमें टर्न करने के लिए, उसको कन्वर्ट सिखाने के लिए बात हो रही है। ओके, सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन सॉरी नंबर डी। आवाज नहीं आ रही। जी, किसी का सही है। अनम्यूट कर दीजिए अगर किसी की नॉइस आ रही होगा तो। डी ऑप्शन करेक्ट है। जुमलों की तरतीब में मुश्किल होगी जब दो लिसानी बच्चों को, यानी कि ऐसे बच्चे जो दो ज़ुबानें बोलते हैं, उनकी मादरी ज़ुबान कुछ और है और स्कूल में कोई और ज़ुबान पढ़ाई जा रही है, तो वहाँ पर जुमलों की तरतीब में बच्चे को मुश्किल होती है। ठीक है, नेक्स्ट है सवाल, किसी ज़ुबान के इक्तिसाब में सबसे पहला मरहला क्या होता है? आसान जवाब है, बताइए। सुनना। सुनना। जी, ये 4 बुनियादी महारतें हैं, सुनना, पढ़ना, लिखना और बोलना। तो उसमें सबसे पहली जो बुनियादी महारत है किसी भी ज़ुबान में, वो सुनना है। ओके, नेक्स्ट है समय तरीक़ा, तदरीसी तरीक़े का बुनियादी मकसद क्या है? समय तदरीसी तरीक़ा। सुनने और बोलने की महारत। सुनने और बोलने की महारत। सुनने और बोलने की महारत देना। आपने 2 ही ऑप्शन देखे हैं मेरे ख्याल से। समय तरीक़े तदरीस का बुनियादी मकसद क्या है? तुलबा को किताबें पढ़ाना, सुनने और बोलने की महारत देना। ऑप्शन सी है क़वायद सिखाना, ऑप्शन डी है तलफ़्फ़ुज़ बेहतर बनाना। तलफ़्फ़ुज़ बेहतर बनाना। बदल गया क्या जवाब? तलफ़्फ़ुज़ बेहतर बनाना। बी ऑप्शन करेक्ट है। जवाब चेंज किए थे क्या किसी ने? नहीं सर। जी, ओके, जिसने बी आंसर किए थे उनका जवाब सही है। तुलबा को सुनने और बोलने की महारत देना। कुछ स्टूडेंट्स ने डी कहा है, तलफ़्फ़ुज़ बेहतर बनाना। ठीक है, यहाँ पर तलफ़्फ़ुज़ बेहतर बनाना एक ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन है तुलबा को सुनने और बोलने की महारत देना। तो याद रखिए, समय तरीक़ा जहाँ पर आप सुनकर बच्चों को कुछ सुनाकर तदरीस करते हैं। ठीक है, ख़ास तौर पर वहाँ पर समई आलात का आप इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर बच्चों के जितना अच्छा बच्चा सुनेगा, जितना अच्छे तरीक़े से उन्हें अल्फाज को सुनेगा, उतना अच्छा बच्चे की सुनने की सलाहियत भी बढ़ेगी और जितना वो अच्छा सुनेगा उतने तरीक़े से वो बोल पाएगा। इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर एक साथ मेंशन किया गया है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है सवाल, ज़बान की तदरीस में मवाद की तरतीब किस पर मबनी होती है? लैंग्वेज टीचिंग में जो कंटेंट है उसकी जो सीक्वेंस है किस पर बेस्ड होती है? ऑप्शन ए ज़बान के क़वायद पर मबनी होती हैं, ऑप्शन बी तुलबा की उम्र पर मबनी होती हैं, ऑप्शन सी तुलबा की समझबूझ पर, ऑप्शन डी है मज़मून का मुश्किल या आसान होना। बताइए। क़वायद। ज़बान की क़वायद। ज़बान के क़वायद। अगर आपका जवाब 1 सेकंड के अंदर गलत आता है, आपका आंसर 1 सेकंड में गलत हो जाता है अगर आपने क्वेश्चन को सही तरीके से समझ कर नहीं पढ़ा हो। जवाब देने की जल्दी जी, जवाब देने के लिए ना तो आपने टिक करने के लिए उजलत करना, ना ही आपने कहीं पर आप टेस्ट दे रहे हैं तब भी उजलत नहीं करना। जब तक आप बिल्कुल सुकून से इत्मीनान से सवाल पढ़ नहीं लेते, जब तक जवाब की तरफ पढ़ने की कोशिश नहीं करना।
सवाल है ज़बान की तदरीस में मवाद की तरतीब किस पर मबनी होगी? ऑप्शन ए ज़बान के क़वायद, ऑप्शन बी तलबा की उम्र, ऑप्शन सी तलबा की समझ बूझ, ऑप्शन डी है मज़मून का मुश्किल या आसान होना। ठीक है, सवाल समझने के बाद ऑप्शन देखेंगे आप। ऑप्शन देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि जो भी आप सीक्वेंस तरतीब देंगे, जो भी आप कंटेंट तरतीब देंगे, वो तलबा की समझ बूझ के हिसाब से देंगे। ठीक है, तलबा की ज़हनी, इसकी जगह पर यहाँ पे ज़हनी इस्तिताअत भी आ सकता है कि हम जो कुछ भी पढ़ाएंगे वो बच्चों की समझ बूझ से मुराद यहाँ पे ज़हनी इस्तिताअत, ज़हनी इस्तिताअत के हिसाब से हम लेकिन जो हमारी तलबा की उम्र के हिसाब से, उनकी समझ बूझ के हिसाब से ही बनाई जाती है ना? तलबा की उम्र के हिसाब से नहीं, तलबा की समझ के। कभी कभी उम्र के हिसाब से समझ नहीं होती है ना, थोड़ा लेट समझते बच्चे। जी, अब मान लीजिए कि कोई एक उम्र के बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं आपकी कमरे जमात में और दोनों की उम्र 9-9 साल है, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि दोनों की समझ बूझ बराबर है? नहीं। समझ बूझ के हिसाब से आपको कंटेंट तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, समझ बूझ के लिए और अच्छा लफ्ज़ है ज़हनी इस्तिताअत। ठीक है, ये किताबी लफ्ज़ हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ज़बान की तदरीस में कहानी सुनाने का तरीक़ा क्यों मुफीद है? ज़बान की ऑप्शन ए तलबा को सुनने की आदत पैदा करना है, इसलिए कहानी का सुनाने का तरीक़ा बेहतर है। क़वायद सिखाना है कहानियों के ज़रिए, या मवाद को याद करना आसान हो जाता है, या फिर डी है तख्लीक़ी सलाहियतों को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, ऑप्शन ए तलबा को सुनने की आदत पैदा होती है, क़वायद सिखाता है, मवाद को याद करना आसान होता है, तख्लीक़ी सलाहियत बढ़ाता है। जी। तो आपको यहाँ पर जवाब नज़र आ चुका है, सही जवाब है उसका ऑप्शन डी, तख्लीक़ी सलाहियत को बढ़ाता है। अब मुझे इसका वजाहत कीजिए कि ज़बान की तदरीस में कहानी सुनाने का तरीक़ा क्यों मुफीद है। उसका सही जवाब तो बिल्कुल दुरुस्त है कि वो तख्लीक़ी सलाहियतों को बढ़ाता है। अब मुझे बताइए कि ज़बान की तदरीस में तख्लीक़ी सलाहियतों में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो सकती हैं? शायद हमने ऑफलाइन में कल या परसों ही बताएं। इमेजिनेशन। जी, और स्ट्रक्चर चेंज करते कुछ। जी बताइए। मज़मून लिखना, अशार लिखना, कहानियाँ जी। बनाना वगैरह। जी, ये सब तख्लीक़ी महारतें हैं। ठीक है, नई चीज़ों को सोचना, कहानी, अगर वो बच्चा कहानी बुनता है, अभी आपने एक्टिविटी दिए होंगे महावचन अभियान के अंदर, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी हैं कि ख़ास तौर पे बच्चों को कहानी बुनने का तरीक़ा बताया गया है। ठीक है, उसको कुछ नुकात दिए जाते हैं, नुकात की मदद से बच्चे को कहानी बुनना होता है। ठीक है, तो ये सब तख्लीक़ी महारतें हैं जो बच्चों की ज़हनी इस्तिताअत को बढ़ाते हैं। अगला कुछ सवाल है आपके सामने, ज़बान सिखाने के लिए क्लास में खेलों का क्या फ़ायदा होता है? अब सवाल ज़बान सिखाने के लिए है और उसमें खेल का ज़िक्र किया गया है कि ज़बान सिखाने के लिए क्लास में खेलों का क्या फ़ायदा होता है। ऑप्शन नंबर ए है दिलचस्पी बढ़ती है, ऑप्शन बी है क़वायद की मश्क होती है, ऑप्शन सी है ज़बान के अल्फाज याद करने में मदद मिलती है, ऑप्शन डी है ज़बान का दुरुस्त इस्तेमाल सीखा जाता है। ये सर दिलचस्पी क़वायद की मश्क होती है। अच्छा, क़वायद की मश्क। जी, खेलों के ज़रिए आप कुछ सोच सकते हैं, अगर ज़बान का पीरियड है आप वहाँ पर खेल भी ले रहे हैं। ठीक है, आमतौर पर सवाल टीचर के दिमाग में आता है कि भाई हम लैंग्वेज के टीचर हैं, मज़मून ज़बानदानी के हम टीचर हैं, हम खेल क्यों लो, या क्या खेल लो हम पढ़ाते समय। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर आप खेल लेते हैं तो आपकी दिलचस्पी बढ़ाते हैं बच्चे की, या क़वायद की मश्क हो जाती है खेलों के ज़रिए,
या फिर बच्चों के अल्फाज याद करने में मदद मिलती है, या फिर ज़बान का दुरुस्त इस्तेमाल सीखा जाता है? ऑप्शन ए, डी होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही दिलचस्पी बढ़ती है। दिलचस्पी बढ़ती है। है। जी, बच्चों की दिलचस्पी यहाँ पर बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है, ज़बान सिखाने के दौरान बसरी इमदाद का क्या किरदार होता है? ज़बान सिखाने के दौरान बसरी इमदाद का क्या फ़ायदा या क्या किरदार होता है? ऑप्शन ए है तुलबा को सुनने की महारत देना, ऑप्शन बी है तुलबा को लिखने की मशक करवाना, ऑप्शन सी है तुलबा को मौजू को बेहतर तरीक़े से समझाना, ऑप्शन डी है क़वायद सिखाना। ऑप्शन ज़रा दूर दूर होने। तलबा को तरीके से तलबा को मौजू को बेहतर तरीके से समझाना। ओके, सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, तुलबा को मौजू को बेहतर तरीके से समझाने के लिए बसरी इमदाद इस्तेमाल किया जाता है। बसरी इमदाद से यहाँ पर क्या मुराद लेंगे आप, कोई बताएगा? देखने का मतलब प्रोजेक्टर वगैरह से विजुअल टीचिंग मॉडल ओके, इस तरह के नए अल्फाज महा टीटी के अंदर पूछे जाते हैं जो आपके जहन में होते हैं या आप उसे समझ सकते हैं, लेकिन पहली मर्तबा पूछे जाने की वजह से हमारे जवाब गलत आ जाते हैं। इसलिए अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप उन जवाबात को, सवालात को पढ़कर जवाब देना होता है। नेक्स्ट है, सवाल कुछ इस तरह है कि ज़बान की तदरीस में दोहराती तालीम की क्या अहमियत है? ज़बान की तदरीस में रीइंफोर्समेंट की क्या अहमियत है? रीइंफोर्समेंट आपने पढ़ा होगा कि किसी भी बच्चे को हौसला देना, बच्चों को उनके कारकर्दगी की बुनियाद पर उन्हें शाबाशी देना, ठीक है, या उन्हें तहरीक देना, उन्हें मोटिवेट करना रीइंफोर्समेंट कहलाता है। तो ज़बान की तदरीस में रीइंफोर्समेंट की क्या अहमियत है? ऑप्शन ए, तुलबा की गलतियों की निशानदही करना, ऑप्शन बी, तुलबा की खुद एतमादी में इजाफ़ा करना, ऑप्शन सी, तुलबा को ज़बान के नए पहलुओं से मुतारुफ़ करवाना, ऑप्शन डी है तुलबा की सबक की याददाश्त को मजबूत करना। बी, ऑप्शन नंबर तलबा की खुद एतमादी। तलबा की खुद एतमादी, ऑप्शन बी। यहाँ पर ऑप्शन डी, यहाँ पर ऑप्शन डी आ रहा है, तुलबा की सबक की याददाश्त को मजबूत कराना, लेकिन हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। तो ज़बान की तदरीस में दोहराती तालीम की क्या अहमियत है, रीइंफोर्स की क्या अहमियत है? तो यहाँ पर हमारे हिसाब से तो बी ही होना चाहिए, ठीक है एतमादी में इजाफा होता है। जी। नेक्स्ट है, ज़बान की तदरीस में ज़बान का माहौल कैसे बनाया जा सकता है? ज़बान की तदरीस में ज़बान का माहौल कैसे बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए है तुलबा को कहानियाँ सुनाकर, ऑप्शन बी है तुलबा को गुफ्तगू के मौके फराहम करके, ऑप्शन सी है तुलबा को क़वायद सिखाना, ऑप्शन डी है तुलबा को मज़मून लिखने की मशक़ करना। बी, ऑप्शन डी, तलबा को कहानियाँ सुनाना। ऑप्शन डी। ओके, सवाल है कि तुलबा की तदरीस ज़बान की तदरीस में ज़बान का माहौल कैसे बनाया जाए? चारों ऑप्शन, 2-3 ऑप्शन तो बहुत अच्छे हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है कि तुलबा को गुफ्तगू के मौक़े फराहम करना, ठीक है, तुलबा को गुफ्तगू के मौक़े फराहम करना। कब, किस लिए? ताकि ज़बान का माहौल बनाया जा सके। लैंग्वेज इन्वायरमेंट कहते हैं इंग्लिश में। आपकी आवाज़ नहीं आ रही बराबर, बाहर किसी की आवाज़ आ रही है। इसका ये एयर की आवाज़ है या फिर किसी ने हेडफोन लगाया है जिसका अनम्यूट है,
उससे पूरी क्लास को डिस्टर्ब हो रहा है। प्लीज़ म्यूट कर लीजिए, जब आपको आंसर देना है तब अनम्यूट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ज़बान के माहौल की बात की जा रही है, लैंग्वेज इन्वायरमेंट क्रिएट कैसे करना है। तो यहाँ पर कहानियाँ सुनाकर लैंग्वेज इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं किया जाएगा, बल्कि कहानियाँ सुनने की सलाहियत के लिए, बोलने की सलाहियत के लिए बेहतर है सुनाना। लेकिन जब आपको लैंग्वेज इन्वायरमेंट बनाना है तो आपको तलबा को गुफ्तगू के मौक़े फ़राहम करना ज़रूरी है, ठीक है। जितने तलबा को आप गुफ्तगू के डिस्कशन के मौक़े फ़राहम करेंगे, उतनी तलबा की ज़ुबान डेवलप होगी, ठीक है। नेक्स्ट है सवाल, ज़बान सिखाने के अमल में उस्ताद का अहम किरदार क्या होता है। ज़बान सिखाने के अमल में उस्ताद का अहम किरदार क्या होता है। ऑप्शन ए है क़वाइद सिखाना, ऑप्शन बी है अल्फाज का ज़ख़ीरा बढ़ाना, ऑप्शन सी है तलबा की महारतों की निशानदही करना, ऑप्शन डी है ज़बान के अमली इस्तेमाल में मदद देना। बताइए मौलवी का किरदार क्या है। ऑप्शन सी। ऑप्शन डी, ज़बान के अमली इस्तेमाल में मदद देना। जी बिल्कुल सही जवाब है। अभी हमने इससे मिलता जुलता भी सवाल आया था शुरुआत में, कम्युनिकेशन वाला, है ना, राब्ते की सलाहियत पैदा करना, गुफ्तगू की सलाहियत पैदा करना। तो ये मौलिम के अंदर, ज़बान के मौलिम की एक ख़ास खुसूसियत भी होती है कि वो तलबा को समाज में बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए तैयार करता है, ज़बान के उम्दा इस्तेमाल के लिए तैयार करता है। डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अब ये थोड़ी सी टाइपिंग हमारी गड़बड़ में है। अब इसमें इसका सवाल कुछ इस तरह है कि फ़ाल तदरीस ज़बान सिखाने में कैसे मददगार साबित होती है। एक्टिव लर्निंग ज़बान सिखाने में कैसे मददगार साबित होती है। ऑप्शन ए है तलबा को बातचीत का मौका मिलता है, तलबा को लिखने का मौका मिलता है। ऑप्शन सी है तलबा को सुनने की महारत मिलती है। ऑप्शन डी है तलबा को नए अल्फाज सीखने का मौका मिलता है। ए ऑप्शन ए। जी ए करेक्ट आंसर है, तलबा को बातचीत का मौका मिलता है। जितना आप एक्टिव इन्वायरमेंट रखेंगे, एक्टिव लर्निंग होगी, फ़ाल तदरीस होगी, तो तलबा को बातचीत करने का मौका मिलता है। इस मौजू पर मैं आपको एक छोटी सी पेडागॉजी बता दूं कि अक्सर हमारे मदारिस में, अक्सर हमारे असातिज़ा में ये गलत फ़हमी होती है कि जितने तलबा कमरे जमात में ख़ामोश हैं वो क्लास उतनी अच्छी है, ठीक है। आपके अपने स्कूल में भी जहाँ पर आपने तालीम हासिल की है, वहाँ पर भी इस तरह का ही इन्वायरमेंट हुआ होगा कि टीचर्स आपस में कहते हैं कि देखो मेरे क्लास में पूरी चिड़ी चुप है, पिन ड्रॉप साइलेंट है, सबसे अच्छी क्लास है ना। इस तरह की चीज़ें देखने में आती है आजकल भी और ज़माने क़दीम से भी। लेकिन रिसर्च पर तहक़ीक़ से ये पता चलता है, माहिर तालीम ये कहते हैं कि जो तलबा को बातचीत करने का मौका नहीं मिलता, जहाँ पर तलबा को ख़ामोश रहने के लिए बार बार ताकीद की जाती है और उनके बोलने के इज़हार ख़ुदी के मौक़े फ़राहम किए जाते हैं, तो उनका डेवलपमेंट, उनकी नशो-नुमा, वो बच्चे महरूम रह जाते हैं, ठीक है। इसलिए वो क्लास अब सबसे अच्छी क्लास है जहाँ पर मौलिम अपने तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के, ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू के, ज़्यादा से ज़्यादा इज़हार ख़ुदी के मौक़े फ़राहम करता है, ठीक है। समझ में आया? जी सर। अगला सवाल है, ज़बान के इक्तिसाब में, लैंग्वेज एक्विजिशन में तलबा की समाती सलाहियत, सुनने की एबिलिटी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। ज़बान के इक्तिसाब में बच्चों की समाती सलाहियत को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए है ज़्यादा लिखने की मशक़ देंगे आप उनको, बी है ज़्यादा सुनने के मौक़े फ़राहम करेंगे, सी है ज़्यादा पढ़ने की मशक़ कराएंगे, डी है ज़्यादा क़वाइद सिखाएंगे। ऑप्शन बी। जी सही जवाब है ऑप्शन बी, ज़्यादा सुनने के मौक़े फ़राहम करेंगे। नेक्स्ट है अगला सवाल आपके सामने, बच्चों को ज़ुबान सिखाने के लिए बेहतरीन तरीक़ा कौन सा है।
बच्चों को ज़ुबान सिखाने के लिए बेहतरीन तरीक़ा कौन सा है? ऑप्शन ए है मुकम्मल क़वायद सिखाएंगे आप बच्चों को, ग्रामर के ज़रिए लैंग्वेज सिखाएंगे। ऑप्शन बी है तफरीही सरगर्मियाँ करवाएंगे, फील्ड ट्रिप। ऑप्शन सी है ज़बान के उसूल बताकर ज़बान सिखाएंगे आप। ऑप्शन डी है मज़मून लिखवाना। बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी तफरी सरगर्मियाँ। ओके, लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन बी जी सही जवाब है ऑप्शन बी। सवाल को फिर से सुन लीजिए। बच्चों को ज़बान सिखाने के लिए बेहतरीन तरीक़ा कौन सा है? जो ऑप्शन दिए जाएंगे उस पर गौर करना है। मुकम्मल क़वायद के ज़रिए आसानी से आप पूरी ज़बान को बहुत आसानी से नहीं सिखा सकते हैं। ये आवाज़ आ रही है, म्यूट कीजिए प्लीज़, जिसका एयर का आवाज़ आ रहा है। माइक बंद करो प्लीज। चलिए तफरी सर आपकी नहीं हो रही है। हो सकता है आपको अकेले को नज़र ना आ रही हो, बाकी को नज़र आ रही है। जी सर। जी सर आ रही है। जिसका नेटवर्क अच्छा है उनको नज़र आती है। कभी कभी आपका सेल फ़ोन का टावर अगर 5G की बजाय 4G हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है ज़बान की तदरीस में अल्फाज के ज़ख़ीरे को कैसे बढ़ाया जा सकता है? ये पूरे के पूरे सवाल ज़बान की आमोज़िश और इक्तिसाब पर मबनी है, इसलिए ज़बान की तदरीस और उसके मुतालिक सवालात आपको नज़र आ रहे हैं। ज़बान की तदरीस में अल्फाज। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। उसका नेटवर्क नहीं है शायद बराबर, आपकी बराबर आवाज़ बराबर है सर। जी जिस ज़बान सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग। मैं वही पूछ रहा हूँ, आपका नाम बताइए। अगर किसी का नेटवर्क इशू हो तो वो बाद में रिकॉर्डेड देख लीजिए जिसका नेटवर्क इशू हो। सवाल है ज़बान की तदरीस में अल्फाज के ज़ख़ीरे को कैसे बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन है लुग़त का इस्तेमाल करना, लुग़त यानी डिक्शनरी का इस्तेमाल करके आप ज़ख़ीरे अल्फाज को बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन बी है ज़्यादा कहानियाँ सुनाकर आप बच्चों के ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़ा कर सकते हैं। ऑप्शन सी है मज़मून लिखाकर बच्चों के ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़ा कर सकते हैं। ऑप्शन डी है तख्लीक़ी लिखने की मश्क यानी क्रिएटिव राइटिंग। ऑप्शन बी सर। ऑप्शन डी तख्लीक़ी लिखने की मश्क। डी सर तख्लीक़ी। यहाँ पर ऑप्शन बी सर बी। जी बी कहानियाँ ज़्यादा कहानियाँ सुनाने से। जी यहाँ पर बच्चों के ज़ख़ीरे अल्फाज को आपको फितरी तौर पर अगर बढ़ाना है, नेचुरल वे में बच्चों के वोकैबलरी को अगर बढ़ाना है तो आपको दिलचस्प और ज़्यादा से ज़्यादा कहानियाँ आपको सुनानी होगी। तो बच्चे की दिलचस्पी भी बरक़रार रहेगी और दिलचस्पी बरक़रार रहने की वजह से बच्चे कहानियों को मुस्तकिल सुनेंगे, आपसे जुड़े रहेंगे और उनके ज़ख़ीरे अल्फाज में भी इजाफ़ा होगा। ठीक है जी सर। अगला सवाल है आपके लिए ज़बान सिखाने में उस्ताद को क्या चीज़ पर तवज्जो देनी चाहिए? ज़बान सिखाने में उस्ताद को क्या चीज़ पर तवज्जो देनी चाहिए? क़वायद पर तवज्जो देनी चाहिए, तलफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो देनी चाहिए, अल्फाज का सही इस्तेमाल पर तवज्जो देनी चाहिए या फिर बोलचाल की रवानी पर तवज्जो देनी चाहिए? बोलचाल की रवानी पर अल्फाज का सही इस्तेमाल। ओके, क़वायद, तलफ़्फ़ुज़, अल्फाज का सही इस्तेमाल और बोलचाल की रवानी। तो यहाँ पर बोलचाल की रवानी सही जवाब है। सवाल को एक बार फिर समझ लीजिए। सवाल ये है कि ज़बान सिखाने में उस्ताद को क्या चीज़ पर ज़्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए। देखिए कि जब स्पीकर म्यूट कीजिए जिसकी ये एयर आवाज़ है, जो लोग ब्लूटूथ फ्लुएंसी या बोलचाल की रवानी सही जवाब है। जब बच्चा रवानी से पढ़ने लगता है, रवानी से बोलने लगता है तो इसका मतलब ये है कि वो आला महारत के दर्जे पर पहुंच चुका है। नेक्स्ट है
ज़बान के तदरीसी अमल में बच्चों को कहाँ सबसे ज़्यादा मदद मिलती है, किस चीज़ से सबसे ज़्यादा हेल्प होती है। ऑप्शन ए है क़वायद में बच्चों को हेल्प होती है। सवाल को सुन लीजिए, ज़बान के तदरीसी अमल में बच्चों को कहाँ सबसे ज़्यादा मदद मिलती है, क़वायद में, तलफ़ुज़ में, ज़बान के अमली इस्तेमाल में, या फिर अल्फाज याद करने में। क़वायद में। ऑप्शन सी सही जवाब है। ज़बान के अमली इस्तेमाल में। जी, ज़बान की जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, तो ज़बान सीखने में सबसे ज़्यादा मदद कब होगी बच्चे को, जब वो डे टू डे लाइफ में अल्फाज का इस्तेमाल करेगा, ज़बान के अमली इस्तेमाल करेगा, उसको ज़बान सीखने में मदद होगी। अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं होगी अगर वो अल्फाज जो आप सिखा रहे हैं उसको अमली तौर पर इस्तेमाल करता है। अगला सवाल है, ज़बान सिखाने के दौरान बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ज़बान सिखाने के दौरान बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों को कैसे बढ़ाया जा सकता है। क्रिएटिव एबिलिटीज़ को आप कैसे बढ़ाएंगे लैंग्वेज के ज़रिए। ऑप्शन ए है बच्चों को ज़्यादा लिखने के मौक़े फ़राहम करके, बच्चों को ज़्यादा सुनने की मशक़ करवा कर, बच्चों को नए अल्फाज सिखाकर, बच्चों को कहानियाँ तख्लीक़ करने की तरगीब देकर। बच्चों को ज़्यादा सुनने की मशक़ करवाकर। सवाल में है तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ाना है, क्रिएटिव एबिलिटीज़ को परवान चढ़ाना है। डी ऑप्शन इज राइट ना। सर डी। बच्चों को कहानियाँ तख्लीक़ करने की तरकीब देकर। मैं आपको शुरुआत में बताया ना, कहानियाँ बुनना बताया ना मैंने अभी 2 मिनट पहले, 5 मिनट पहले। जी जी। तो ये उसी से रिलेटेड है कि जब बच्चों को आप कुछ हेल्पिंग पॉइंट्स देंगे या कुछ तस्वीर देंगे, मान लीजिए कि आपने ऐसी तस्वीर दे दी कि एक दरख्त है, दरख्त के करीब में बंदर है, बंदर के करीब में टोपी वाला है, उसकी टोपियाँ गिरी हुई हैं और कुछ बंदर दरख्त पे बैठकर टोपी पहनकर बैठे हैं। सिर्फ ये तस्वीर भी अगर आप बता दें तो बच्चा अपनी इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल करेगा, तख्लीकी सलाहियत का इस्तेमाल करेगा और पूरी कहानी को खुद तरतीब देकर बताएगा। ठीक है। इसके अलावा भी होगा ना इसमें। ये तो सिर्फ हेल्प की जा रही है, इसमें मदद की जा रही है। इसके अलावा आप सिर्फ कोई भी एनिमल्स के फ़ोटो बता दीजिए, कोई सीनरी के फ़ोटोज़ बता दीजिए और आप कहिए कि इसमें आप कहानी बताइए, तो बच्चा खुद ब खुद अपने कहानी को बुनने की कोशिश करेगा। उसे हम स्टोरी वीवर्स कहते हैं, स्टोरी बुनना। ठीक है। तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट है। तो ये कुछ 20 सवालात हैं, इसके बाद भी मज़ीद सवालात हैं। आप 2 मिनट बने रहें, मज़ीद सवालात को भी हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है। अब ये जो सवालात हैं, पहले जो सवालात हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं वो उर्दू और इक्तिसाब ज़बान और ज़बान के इक्तिसाब आमोज़िश पर मबनी थे। अभी यहाँ पर आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर भी जो कुछ हमने पढ़ाए हैं उस पर मबनी ये सवालात हैं। ठीक है। सबसे पहला सवाल है आपके सामने, बच्चों की तरक्की का मुताला किसके लिए ज़रूरी है। बच्चों की तरक्की का मुताला किसके लिए ज़रूरी है। ऑप्शन ए है बच्चों की शख्सियत की तश्कील के लिए, बच्चों की जिस्मानी तरक्की के लिए, बच्चों की तालीमी तरक्की के लिए, या सब के लिए। सबके लिए। सबके लिए सर। तरक्की। सबके लिए। ओके, यहाँ पर डी जवाब बिल्कुल सही है। सबके लिए यानी बच्चों की पर्सनालिटी की तश्कील देने के लिए भी ज़रूरी है, जिस्मानी तरक्की के लिए, तालीमी तरक्की के लिए भी, सभी के लिए। उसके अंदर वो तमाम डोमेन्स भी आते हैं यानी कि जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती। ठीक है। उसकी हमने वजाहत भी मुख्तसर यहाँ पे आपके सामने रखी है कि जब भी आप बच्चों की तरक्की आएंगी उसके लिए मजमूई तरक्की को, ओवरऑल डेवलपमेंट को कंसिडर करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है, असातिज़ा के लिए बच्चों की सीखने की मुश्किलात को समझना क्यों ज़रूरी है। जिस तरह कोई भी तालिब इल्म जब तक सीखता नहीं या फिर असातिज़ा जब तक तुलबा की मुश्किलात को नहीं जान लेता तब तक वो अपने तदरीसी मकासद को हासिल नहीं कर पाता। इसलिए तुलबा के सीखने की जो मुश्किलात है उसको समझना क्यों ज़रूरी है।
ऑप्शन ए है बच्चों की मदद के लिए, बच्चों को सज़ा देने के लिए, बच्चों को नज़रअंदाज करने के लिए, या बच्चों को छोड़ देने के लिए। बच्चों की मदद बच्चों की मदद करने के लिए। जी, अगर आप बच्चों की मुश्किलात को जान रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, तो यकीनन ये बच्चों की ही मदद है। ए सही आंसर है, ताकि आप बर वक्त उसका सही तदारुक कर सके उसके मसले का। अगला सवाल है बच्चे के नज़रिए के मुताबिक प्याजे को हम रोज़ पढ़ते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट उनका रोल है, ख़ास तौर पे CDP के अंदर, सीटेट के अंदर। आप इनके थ्योरी को अच्छे तरीके से याद रखें जो हमने आपको ऑफ़लाइन में और ऑनलाइन में बताए हैं। प्याजे के नज़रिए के मुताबिक बच्चों की सीखने की उम्र का कौन सा मरहला मखसूस ऑपरेशन कहलाता है? अब देखिए, क्योंकि आपने सीटेट में इंग्लिश में पढ़े हैं, अब महाटेट में इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, तो मखसूस मरहला जो है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल को कहते हैं। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो आप ऑफलाइन में देखें आपने, कब शुरू होता है वो? 7 से 11 साल। 7 से 11 जी, 2 से 7 तक 7 से 11 साल। 7 से 11। ठीक है, इस तरह का जो भी क्राइटेरिया दिखेगा आप उसमें से सही मुंतखब कर सकते हैं। सात से 11 या 6 से 12 भी वहाँ पर ऑप्शन में आपको आ सकता है। सही जवाब है 7 से 11। अगला सवाल है प्याजे के बाद फौरी वाइगोट्स्की का आएगा। माहिर नफ्सियात वाइगोट्स्की का नज़रिया क्या कहता है? आप जिसको प्याजे याद है तो वाइगोट्स्की याद रहना ज़रूरी है। दोनों एक दूसरे की नज़रिया बरअक्स हैं। माहिर नफ्सियात वाइगोट्स्की का नज़रिया क्या कहलाता है? सीखना एक समाजी अमल है, सीखना एक इनफरादी अमल है, सीखना सिर्फ उम्र पर मुनस्सर है, या फिर सीखना सिर्फ तरबियत से होता है? समाजी अमल है। समाज से सीखता है सर बच्चा, जी, समाज में रहकर। जी बिल्कुल दुरुस्त है। ऑनलाइन और ऑफलाइन जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, हम उनको वाइगोट्स्की के नज़रिए को याद करने के लिए क्या कहते हैं, ज़रा कोई बताए? वाइसो। वेरी गुड, वाई सो याद रखने का, वाइगोट्स्की का सोशल इंटरेक्शन का थ्योरी। ठीक है, वाई सो ए ऑप्शन करेक्ट है। सीखना, लर्निंग एक सोशल प्रोसेस है। नेक्स्ट है बच्चे का तख्लीकी सीखना किससे ताल्लुक़ होता है? बच्चे का तख्लीकी सीखना किससे मुताल्लिक़ होता है? रियाजी से मुताल्लिक़ होता है, याददाश्त से मुताल्लिक़ होता है, तसव्वुराती सोच या तनकीदी सोच? सी तसव्वुराती सोच। ऑप्शन सी तसव्वुराती। तनकीदी। तसव्वुराती। तसव्वुराती सोच। तसव्वुर करना किसी भी चीज़ को तसव्वुराती सोच के ज़रिए बच्चे की तख्लीकी सलाहियतों को जिला मिलती हैं। ठीक है, तसव्वुर करके सीखेगा। जी जी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 6 आपके सामने है। मज़ीद उस्ताद को बच्चे के लिए मुस्बत माहौल क्यों बनाना चाहिए? तालीमी माहौल आया था, पिछले ज़बान का माहौल पर सवाल आया था। अब यहाँ पर है उस्ताद को बच्चे के लिए मुस्बत माहौल, पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्यों बनाना चाहिए? सीखने के अमल को तेज़ करने के लिए, तुलबा को सज़ा देने के लिए, बच्चों को खौफ में रखने के लिए, या बच्चों को कंट्रोल करने के लिए? ओके, सीटेट भी अगर आप दे रहे हैं या महा टीटी भी आप दे रहे हैं, तो याद रखिए जितने भी नेगेटिव क्वेश्चंस आएंगे जो बच्चे के हक़ में ना होते हों, जो बच्चे के बिल्कुल मिजाज के, उसके साइकोलॉजी के ख़िलाफ़ होते हों, उन तमाम ऑप्शन को आपने कट कर देना कि ये बिल्कुल गलत हैं। ठीक है, पॉजिटिव ऑप्शन की तरफ आपकी तवज्जो होनी चाहिए। ए ऑप्शन करेक्ट है। सीखने के अमल को तेज़ करने के लिए आप क्या करते हैं? मुस्बत माहौल को परवान चढ़ाते हैं। नेक्स्ट है सीखने के उसूल का तीसरा मरहला कौन सा है? सीखने के लर्निंग के जो उसूल हैं, प्रिंसिपल्स है, लर्निंग प्रिंसिपल, इसको हम पर्सनली
अलग चैप्टर में देखेंगे सीखने के उसूल कौन कौन से हैं। उसमें तीसरा मरहला कौन सा है? मोटिवेशन, प्रैक्टिस, समझना, नोट लेना। प्रैक्टिस है क्या? मारिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। प्रैक्टिस ही होगा। कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ, ये प्रैक्टिस ही होगा। प्रैक्टिस लग गया। सीखने के उसूल का जो दूसरा मरहला है उसे हम प्रैक्टिस हैं, उर्दू में उसे मश्क का उसूल कहते हैं। पहले सुनना है, फिर दूसरा बोलना, तीसरा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आ गया यहाँ पे, अब हमने लिख दिया उसको, लेकिन सही जो लफ्ज़ है उसको सीडीपी के अंदर भी और उर्दू के अंदर भी वो मश्क का उसूल है। ठीक है, आएगा आपको पढ़ने में। नेक्स्ट है, तालीम में बच्चों की दिलचस्पी बढ़ाने का बेहतरीन तरीक़ा क्या है? इन्हें ज़्यादा पढ़ने का दबाव देना, अमली सरगर्मियों के ज़रिए तालीम देना, सिर्फ नज़रियाती तालीम देना, या फिर बच्चों को मज़ीद असाइनमेंट देना? हाँ, अमली सरगर्मियों के जरिए तालीम। जी नज़र आ रहा है जवाब क्लियर? हाँ, वो लड़ाई पसंद किए हुए। कलर की वजह से सही जवाब। नेक्स्ट है, असातिज़ा के लिए तशख़ीसी तदरीस क्यों अहम है? डायग्नोस्टिक टीचिंग तशख़ीसी क्यों ज़रूरी है? ओहो, ऑप्शन ए नजर आ रहा डी के लिए ना। कंप्यूटर जी आपने गलती से जवाब बता दिए हैं सभी को। जी सर। चलिए, सही जवाब है तुलबा की कमज़ोरियों के, इसमें से आप इस चीज़ को याद रख लीजिए कि जहाँ पर भी आपको डायग्नोस्टिक टीचिंग नज़र आएगा या फिर तशख़ीसी जांच नज़र आएगा तो ये इसलिए किया जाता है ताकि तलबा की हम कमज़ोरियों को, उनकी ख़ामियों को, उनकी मुश्किलात को आइडेंटिफ़ाई करें, और उसके बाद जब आइडेंटिफ़ाई हो जाएंगे उनकी मुश्किलात, उनकी परेशानियाँ, तब आप उसके लिए क्या करेंगे? मुआलजाती तदरीस करेंगे। ठीक है, रेमिडियल टीचिंग करेंगे आप उन बच्चों के लिए। नेक्स्ट है सवाल, कौन सा उनसर सीखने की रफ्तार को मुतासिर नहीं करता? ज़ैल में कौन सा ऐसा उनसर है जो बच्चे की लर्निंग स्पीड को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता? ऑप्शन ए है बच्चे की ज़हनी हालत, बच्चे की जिस्मानी हालत, बच्चे का मिजाज और बच्चे की नस्ल। आ गया वो बच्चे सर में। ओके, तो ठीक है, हम इस बात से, इस सवाल पे जवाब तो नज़र आ गया, लेकिन इस बात से हम इस पेडागोगी को सीखेंगे कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है या बच्चे की सीखने की जो रफ्तार है उसका ताल्लुक़ बिल्कुल भी बच्चे की नस्ल, उसके रंग, उसके ज़ात, उसके पात और वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उसकी सीखने की रफ्तार पर वो बिल्कुल भी असर नहीं करता। ठीक है, ये उसके पीछे की पेडागोगी है। ओके, नेक्स्ट है, डीएड में आपने बीएड में पढ़े हैं, उससे रिलेटेड ये सवाल है। ब्लूम टेक्सोनॉमी में सबसे आला सतह की दर्जाबंदी क्या है? ब्लूम नहीं समझा, क्या है ये? आपने डीएड और बीएड में देखे हैं तो ब्लूम टेक्सोनॉमी ने लेसन प्लान बनाते वक्त उसके कुछ दर्जात मुतय्यन किए हैं, मकासद का तयन किया है, वो ब्लूम टेक्सोनॉमी है। ब्लूप्रिंट बोलते क्या? याद नहीं आ रहा। तो उसमें इल्म, तफ़हीम, इतलाक़, इस तरह की चीज़ें आपको मिलेगी। अगर भूल गए हैं तो दोबारा से उसकी याद दहानी कर लीजिए। तो सबसे आला सतह क्या है? याद रखना, समझना, तख्लीक करना, तज्ज़िया करना। सबसे लास्ट में क्या? ब्लूम है तो तज्ज़िया करना, समझ नहीं आया। तख्लीक करना, तख्लीक ही हो सकता, कुछ ना कुछ तो ज़रूर हो सकता है। सही जवाब है तख्लीक करना। ठीक है, तख्लीक करना सही जवाब है। ब्लूम टेक्सोनॉमी, दो तरह की ब्लूम टेक्सोनॉमी है, आप उसको लिख लीजिए और पर्सनल डायरी में लिखिए या नोट बना रहे हैं आप तो लिखिए, और घर पे जाकर या क्लास होने के बाद ब्लूम टेक्सोनॉमी को रिवाइज़ कीजिए
पुरानी ओल्ड वाली भी और मॉडर्न, उसमें उनके स्टूडेंट ने कुछ करेक्शंस किए थे ब्लूम टेक्सोनॉमी में, उन चीज़ों को देखिए। ठीक है सर ऊपर कीजिए जरा इसको, वो नेम राइट करना है। ब्लूम टेक्सोनॉमी, पिरामिड की तरह, मुसल्लस की तरह, एहराम की तरह, उसमें यस जी याद आया कुछ? याद आया। तो वो दोबारा देखिए ताकि इसके बारे में कभी सवाल आ जाए तो हम भूले ना। नेक्स्ट है चाइल्ड सेंटर्ड, यानी बच्चों की मरकज़ियत। असातिज़ा को तदरीस में बच्चों की मरकज़ी हैसियत क्यों अपनानी चाहिए? पहले का जो एजुकेशन था वो टीचर सेंटर था, आपका जो मॉडर्न एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, यानी तुलबा मरकूज़ हैं। तो तुलबा को मरकज़ी हैसियत क्यों अपनानी चाहिए? बच्चे की दिलचस्पी को मद्देनज़र रखने के लिए, असातिज़ा की आसानी के लिए, दिलचस्पी को मद्देनजर रखने के लिए। जी जी, लगता तो वही है। वही है जी, सही जवाब है, बच्चे की दिलचस्पी को मद्देनज़र रखने के लिए। और सिर्फ इतना ही बोलना काफ़ी नहीं है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में, बल्कि हमारा मकसद ही बच्चे का इर्तिक़ा है। पूरे तालीमी निज़ाम, आपकी दर्स व तदरीस, तालीमी महकमे, एजुकेशन मिनिस्ट्री, तालीमी कमीशंस, एजुकेशन पॉलिसीज़, एजुकेशन के ऊपर जितने क़ानून बन रहे हैं, ये सब का मकसद बच्चों की फलाही है। ठीक है, इसलिए पूरा निज़ाम जो है वो बच्चों की मरकज़ी हैसियत को कबूल करता है। नेक्स्ट है तदरीसी मवाद का इंतखाब करते वक्त किन अवामिल को मद्देनज़र रखना चाहिए? देखिए फिर से सवाल आया, तदरीसी मवाद का इंतखाब करते वक्त किन अवामिल को मद्देनज़र रखना चाहिए? मिलता जुलता है जो पिछले मरतबा आया था अभी कुछ देर पहले। आपको जवाब बताइए, बच्चों की उम्र और सीखने की सतह, सिर्फ असातिज़ा की पसंद, वालिदैन की राय या निसाब की पेचीदगी? जी, बच्चों की उम्र और सीखने की सतह। जी बिल्कुल सही जवाब है। जब भी आप लेसन प्लान बनाते हैं या यूनिट प्लान बनाते हैं तब आपको इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना होता है कि मेरे बच्चे, मैं जिस मेथड को इख्तियार कर रहा हूँ तो मेरे बच्चे इस मेथड के ज़रिए कितना सीखेंगे। नेक्स्ट है सवाल आपके लिए, ये हमने वाइगोट्स्की के अंदर ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी पढ़े हैं प्याजे के साथ साथ। ZPD के ताल्लुक़ से है ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे उर्दू में करीब तरीन तरक्याती ज़ोन कहते हैं। उसका क्या मतलब है? मुख्तसर में बता सकते हैं, बहुत आसान सवाल है। ZPD क्या है, बताइए जवाब। ऑप्शन बी, आंसर बी, आंसर बी। ऑप्शन बी, बच्चे की ओके, ऑप्शन बी सही जवाब है आपके लिए। बच्चे की वो सलाहियत जो मदद से हासिल की जाती है। आज भी ऑफलाइन में हमने बताया है ZPD को अगर आपको समझना है, ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को अगर आपको समझना है तो आसानी से याद रखिए कि बच्चे की दो सतह हैं, एक उसकी एक्चुअल पोजीशन है, एक्चुअल पोटेंशियल है। ठीक है, अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, तो ऐसा मरहला जहाँ पर मौलिम बच्चे के एक्चुअल पोटेंशियल से निकाल कर बच्चे के मैक्सिमम पोटेंशियल तक लाता है। हकीकी से मुमकिन तक ना? जी बिल्कुल सही। हकीकी उसका जो पोटेंशियल है वहाँ से मुमकिना पोटेंशियल तक लाता है। तो ये जो मरहला है, ये जो हल्का है, ये ZPD कहलाता है, ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, मिसाल भी हमने आपको दिए थे, आप किताबों में पढ़ सकते हैं, हिमांशी मैडम के लेक्चर्स में भी आप देख सकते हैं। ZPD को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया है कि ऐसा साइकिल की एक मिसाल उन्होंने दी है कि जब आप बच्चे को साइकिल सिखाते हैं तो आप पीछे से उसको पकड़ते हैं और तब तक पकड़ते हैं जब आपको नहीं लगता कि बच्चा खुद से चला लेगा, और जब आपको लगता है कि बच्चा आप खुद से साइकिल चला सकता है तो आप बच्चे को बताए बगैर बच्चे को पीछे से जो आप टेम्पररी हेल्प दे रहे हैं आप वो रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं।
और उसके बाद बच्चा खुद ब खुद अपनी साइकिल चलाने लगता है। तो यहाँ पर बच्चा साइकिल नहीं चला सकता था, यहाँ पे चलाने लग गया मैक्सिमम पोटेंशियल में। तो यहाँ से यहाँ तक का बच्चों का जो सफ़र है वो ZPD के दायरेकार में आता है। और जिस शख्स ने बच्चे के इस हलक़े में मदद किया, ठीक है, उस पे हम क्या कहते हैं, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। ये MKO कोई भी हो सकता है, उसका दोस्त भी हो सकता है, उसके मम्मी फादर भी हो सकते हैं, भाई बहन कोई भी हो सकता है, उसे हम कहते हैं MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर। ओके। और ये जो टेम्परेरी हेल्प जो बच्चे को आपने हाथ लगाकर, उसके साइकिल को हाथ लगाकर जो दी है, मुख्तसर मुद्दती इमदाद, मुख्तसर वक्त के लिए जो दी है, उसे हम स्कार्फ फोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, यस। स्कार्फ फोल्डिंग कहते हैं। उर्दू में उसे मचान बंदी कहते हैं। स्कार्फ फोल्डिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपके लिए, मल्टी लेवल तदरीस का क्या मकसद है? कुछ भी सवाल आ सकते हैं। मल्टी लेवल तदरीस का मकसद क्या है, अब खुद अंदाज़ा लगाना है। बताइए, हर बच्चे की सीखने की रफ्तार के मुताबिक तदरीस करना मल्टी लेवल तदरीस है। निसाब को जल्दी ख़त्म करना मल्टी तदरीस है। बच्चों को एक साथ सिखाना या फिर बच्चों को ज़्यादा असाइनमेंट देना। ओके, ऑप्शन नंबर ए, हर बच्चे की सीखने की रफ्तार। जी सही जवाब है कि मल्टी लेवल तदरीस से मुराद ये है कि एक से ज़्यादा सतह, यानी कि हम इस बात पे यकीन होना चाहिए कि मेरे कमरे जमात में सबकी इक्तिसाबी सतह, लर्निंग एबिलिटी सब बच्चों की सेम नहीं है। तो आपको मल्टी लेवल टीचिंग इख्तियार करने पड़ेगी। हो सकता है कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा ज़हीन फ़तीन हों, गॉड गिफ्टेड हों, तो आपको उनके लिए भी अलग से काम देना चाहिए। जो बच्चे एवरेज हैं उनको अलग लेवल पे टीचिंग करना चाहिए। जो बच्चे बिलो एवरेज हैं उनके लिए आपने अलग तरीक़े का इख्तियार करना चाहिए। इस तरीक़े को हम कहते हैं मल्टी लेवल टीचिंग। ओके, नेक्स्ट है, असातिज़ा के लिए तशख़ीसी तदरीस का क्या मतलब है? आसान सवाल है, तशख़ीसी तदरीस का क्या मतलब है, बताइए। ऑप्शन ए, तलबा के सीखने की मुश्किलात को पहचानना। ओके, यस, ऑप्शन ए ही है। ऑप्शन ए सही जवाब है, उसे मुश्किलात को पहचानना। इससे पहले भी सवाल मिलता जुलता आया। नेक्स्ट है एजुकेशन गेम, ये भी सवाल मिलता जुलता है, इसका जवाब डायरेक्ट दे दीजिए। तालीमी खेल, वहाँ पर ज़बान की तदरीस में खेल की अहमियत पर सवाल पूछा गया था। यहाँ पर है बच्चों के लिए तालीमी खेल का क्या फ़ायदा है? बच्चों के लिए तालीमी खेल का क्या फ़ायदा है? बच्चों की तख्लीकी सिर्फ तफरी नहीं होता, खलाई को फरोग देना। लॉक कर दिए। यस, सही जवाब है ऑप्शन ए, बच्चों की तख्लीकी सलाहियत को फ़रोग देना एजुकेशन गेम का ख़ास मकसद है। तख्लीकी, क्रिएटिविटी। नेक्स्ट है सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म, माशराती तामीराती नज़रिया सीखने का बुनियादी ज़रिया क्या है? सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म जो स्कूल ऑफ थॉट है उसके मुताबिक सीखने का बुनियादी ज़रिया क्या है? समाजी तामुलात। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सोशल से ही आ गया हो। वेरी गुड। समाज से। नेक्स्ट है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का अमली सरगर्मियों के ज़रिए तदरीस का क्या मकसद है? अब बहुत सारे स्कूल्स में गवर्नमेंट के GR के मुताबिक भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। हर सैटरडे को आनंदाई शनिवार मनाया जा रहा है। तो ये अमली जो सरगर्मियाँ ली जा रही है स्कूल्स में, उसका तदरीस से क्या मकसद है?
बच्चों को सिखाना ऑप्शन ऑप्शन ए। ओके, निसाब मुकम्मल करना, आराम देना, ये सब नीचे जो निगेटिव को ऑप्शंस रहेंगे उन सबको आप फौरी कट कर देना चाहिए। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक रिपोर्ट। अभी तक आपने तशख़ीसी तदरीस देखे, मौलजाती तदरीस पर बात हुई। अब सवाल आया है तशख़ीसी रिपोर्ट, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, ये कब तैयार होगी, कोई बताएगा? तशख़ीसी जांच के बाद जांच हो जाएंगे, उसके बाद तशख़ीसी रिपोर्ट दिया जाएगा। जी, पहले मौलिम तशख़ीसी जांच करेगा तो मखसूस तालिब इल्म की या मखसूस तलबा की, उसके बाद वो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट बनाएगा कि उसने उस तशख़ीस में कौन कौन सी तलबा को दरपेश मुश्किलात को फाइंड आउट किया। ये किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए बच्चों की तरक्की का जायजा। ऑप्शन ए सर। ओके, सही जवाब है। तशख़ीसी रिपोर्ट भी आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी स्टडी की जाती है कि बच्चों की तरक्की का जायज़ा लेने के लिए, ठीक है, ना कि बच्चों को कितना आया कितना नहीं आया या फिर मैंने कितना पढ़ा है वो नहीं, बच्चों की तरक्की का वो मार्क करने के लिए कितना माइलस्टोन बच्चे ने तय किया है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के बानी कौन हैं? उर्दू में कहते हैं नज़रिए ताअद्दुद। मल्टीपल, हमने ऑनलाइन में ऑफलाइन में इन साइकोलॉजिस्ट को याद करने के तरीक़े बताए हैं। ऑफलाइन के स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, वो बता सकते हैं कि मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी के बानी कौन हैं? प्याजे, गार्डनर, फ्रॉइड या ब्रोनर? गार्डनर डी। और सर गार्डनर ही है, प्याजे है ना। कंस्ट्रक्टिविज्म, तो कंस्ट्रक्टिविज्म यहाँ कहाँ दिख रहा? कंस्ट्रक्टिविज्म का कोई सवाल है कि यहाँ पे सवाल में कंस्ट्रक्टिविज्म का जिक्र हुआ? नहीं। तो फिर प्याजे क्यों आया? गार्डनर ही है, फ्रॉइड नहीं है, ब्रुनर भी नहीं। गार्डनर ही है। याद रखने के लिए याद रखिए, मैं बता रहा हूँ आपको। अब ये चीज़ जो है आपके अलावा और भी तलबा जो दूर दराज में रहते हैं वो भी इन चीज़ों को देख रहे हैं। आप खुशकिस्मत है कि आप लाइव देख रहे हैं, ठीक है, आप सीख रहे हैं। तो गार्डनर को कैसे याद रखेंगे? जब आप इंटेलिजेंस थ्योरीज़ पढ़ेंगे, ठीक है, वो इंटेलिजेंस थ्योरीज़ को आप सीक्वेंस से पढ़ेंगे, वो सीक्वेंस इंशाल्लाह जब वो चैप्टर आएगा उसको हम और आसानी से पढ़ा देंगे, ठीक है। लेकिन और आसानी से याद रखने के लिए कुछ तरीक़ा है, वो ये है हमारे जहन में कि आपको इस तरह का कोई भी एक फ्लावर पॉट बनाना है, ठीक है, या फिर एक प्लांट है जहाँ पर अलग अलग कलर वाले फ्लावर्स हैं, ठीक है। गार्डनर की अलग अलग थ्योरी है ना? अलग अलग नहीं, मल्टीपल। उससे मुराद ये है कि गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दिया था। मल्टीपल इंटेलिजेंस से मुराद ये कि हर एक बच्चे के अंदर एक से ज़्यादा इंटेलिजेंस होते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस होते हैं, ज़हानत के कई ताद्दुद होते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा। अब यहाँ पर बना के बता दे रहे हम, याद रख लीजिए इसको। दोबारा नज़र आया? अब वो स्क्रीन पर अच्छा ड्राइंग नहीं बनता, लेकिन याद रखिए मल्टीपल इंटेलिजेंस अगर नज़र आया तो वो गार्डनर का है। और ये मल्टीपल रंग बिरंगे फूल या मल्टीपल कलर के फूल आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? तो गए वो गार्डन में। याद रहेगा आप? गार्डन से गार्डनर बन गया। ओके, यस। चलिए नेक्स्ट है बच्चों की ज़बान की तरक्की के लिए कौन सी तदरीसी हिकमत अमली बेहतरीन हैं?
ज़बान की तरक्की के लिए कौन सी तदरीसी हिकमत अमली से मुराद स्ट्रेटजी कौन सी बेहतर रहेगी? ऑप्शन ए मश्क और गुफ्तगू करना। जी, कंप्यूटर जी ने मश्क और गुफ्तगू लिखे हुआ है सर। हाँ, वो हमारे टाइप करने वाले भाई ने बराबर कर दिए। ठीक है, मश्क और गुफ्तगू के ज़रिए सीख लीजिए। मश्क और गुफ्तगू के ज़रिए बच्चों की ज़बान की तरक्की होती है। उस पर हमने अभी बात भी की है कि जितना ज़्यादा बोलने के मौके दिए जाएंगे उतना ज़्यादा बच्चों को जो है ज़बान की तरक्की होगी। ओके, नेक्स्ट है स्काफोल्डिंग। फ़रोगी तदरीस का मकसद क्या होता है? अभी हमने आपको बताया स्काफोल्डिंग क्या है, मचान बंदी है। ठीक है, उर्दू में या फ़रोगी तदरीस इस तरह के अल्फाज अगर आए, स्काफोल्डिंग लगा हुआ रहेगा साथ में, उसका मकसद क्या है? बच्चों को खुद सीखने का हौसला अफजाई करना। ऑप्शन ए बच्चों को खुद सीखने की हौसला अफजाई करना। जी बिल्कुल ऑप्शन ए, बच्चों को खुद से सीखने की हौसला अफजाई करना, यही स्काफोल्डिंग का मकसद है। नेक्स्ट है तशख़ीसी तदरीस कब इस्तेमाल की जाती है? ए ऑप्शन ए बता दिया। ऐसा टीटी के एग्जाम में भी राइट आंसर आया तो अच्छी बात है। ऐसे आए टीटी के सवाल में आ जाए तो बेचारे जवाब भी देते और वो सवाल कट कर लेते। सर लेकिन टीटी का पैटर्न तो इसके हिसाब से नहीं रहता है। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, टीटी में तो इससे टफ क्वेश्चंस आते हैं। जी हाँ, ये आपका पहला पेपर है। ठीक है, इसीलिए वार्म अप रखा गया है। इसके बाद जब अगला पेपर प्रैक्टिस लेंगे फिर हम देखेंगे आपके जवाब। ये तो जो पढ़ाया गया है, जो आपने पढ़ा है उसी पर मबनी है। फॉर्मेटिव असेसमेंट कब की जाती है? इवैल्यूएशन का सवाल है। तदरीस के हो गया, वो भी दिख गया। इस पर बात करेंगे। जवाब अगर दिख भी गए तो इवैल्यूएशन के अंदर दो किस्म के इवैल्यूएशन है कदर पैमाई के अंदर, एक है फॉर्मेटिव और एक दूसरा है समेटिव। ठीक है, फॉर्मेटिव को हम तश्कीली कदर पैमाई कहते हैं और समेटिव को हम तकमीली कदर पैमाई कहते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट को याद रखिए कि जहाँ कहीं भी आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट नज़र आएगा उसका मतलब है कि साल भर की जाने वाली निसाब की तकमील से पहले जब हम यूनिट टेस्ट लेते हैं, मुशाहिदा करते हैं, एक्टिविटी के ज़रिए हम कोई इवैल्यूएशन करते हैं, ये सब चीज़ें फॉर्मेटिव असेसमेंट का हिस्सा हैं। ठीक है, और समेटिव इवैल्यूएशन कब ली जाती है? निसाब की तकमील के बाद, साल के आखिर में। उसे हम समेटिव कहते हैं या फिर तकमीली कदर पैमाई हम उसे कहते हैं। ओके, समेट से निकालें, समेट हो गया। ओके, अगला सवाल है आपके पास डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यानी मतनुए तदरीस का मकसद क्या है? हर बच्चे की मुनफरिद ज़रूरियात को पूरा करना। ऑप्शन है हर बच्चे की मुनफरिद ज़रूरियात को पूरा करना। ठीक है, यहाँ पर इसके पीछे की पेडागॉजी क्या है कि हर बच्चे के अंदर इंडिविजुअलिज्म होता है, इनफरादियत होती है। असातिज़ा को चाहिए कि वो तुलबा की इनफरादियत को महफूज रखें। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। बच्चों की तहरीकी सलाहियत को कैसे बढ़ाया जा सकता है? बच्चों की दिलचस्पी पर मबनी। चलिए मान लीजिए कि ये चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं या इल्म में इजाफा हो रहा है, इंफॉर्मेशन बेस्ड। बच्चों की दिलचस्पी पर मबनी सरगर्मियाँ फ़राहम करके बच्चों की दिलचस्पी को, उसकी तहरीकी जो सलाहियत है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन किसे कहते हैं? जो बच्चे दिल से करते हैं। ठीक है, जो बच्चे ख़ुद से इंस्पायर होकर अपने आप को किसी एक्टिविटी का हिस्सा बनाते हैं, आमादगी का इजहार करते हैं, उसे हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। ठीक है, और उसके मुकाबिल में दूसरा एक मोटिवेशन है जिसे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं, बाहर जो किसी के बोलने की वजह से, किसी को देखकर मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन स्पीकर्स के आप तकरीर सुनते हैं कि आप
यस पास हो जाएंगे टीईटी। आप मोटिवेट हो जाते हैं, हाँ इंशाल्लाह आप तो मैं पास होकर बताऊंगी। ठीक है, ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। और इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो आपका ख़ुद का है, ख्वाब है, ठीक है, आपकी वो जद्दोजहद है, किसी को पैशन है आपका, वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर आएगा। नेक्स्ट है, यस चलिए हो गया जी जी, वो इतनी जल्दी? 20 और ये 50 क्वेश्चंस हुए हैं। ठीक है, के लिए इतना काफ़ी है। माशाल्लाह आपकी जो आसान सवालात थे, लेकिन इतने भी आसान ना थे कि कोई ना पढ़ने वाला भी जवाब दे सके। आप लोग की स्टडी जारी है जी, आपकी स्टडी ये सवाल के जवाब से और आपके डिस्कशन से ये अंदाज़ा होता है कि आप में से कोई ऐसा नहीं है जो नहीं पढ़ रहा हो। ज़ाती स्टडी आपकी बहुत अच्छे से जारी है और जो स्टडी करता है वही इन चीज़ों से अपडेट होता है। इसमें कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो जनरल क्वेश्चन है। सब के सब जो सवालात यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं वो टॉपिक बेस्ड हैं, चैप्टर बेस्ड हैं, और इसमें कुछ सवालात ऐसे भी हैं जो ख़ास तौर पे वो इम्तिहानी मियार के हैं। ठीक है, चलिए, तो इस तरह का वार्म अप आपका होता रहेगा बीच बीच में चैप्टर के बाद, या कभी भी आपको EVS या उर्दू या CDP के इंशाल्लाह हम वार्म अप लेते रहेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an